इंतखाबी जंग जारी है, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह से ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुबह से ही पोलिंग बूथ्स पर मौजूद है और लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या उनके बुनियादी मसाइल है, किन मसलों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद अमीन साहब बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, जब हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट करते हैं, तो उसमें जब मजहब भी लाया जाता है तो मजहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मथुरा की जब हम बात करते हैं, 5 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में कई मुद्दे मथुरा के, कई मसाइल, लेकिन अयोध्या सबसे ऊपर आ जाता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, आस्था तो जहां तक सवाल है, हिंदुओं की आस्था उनकी है, उनके वो प्रॉफिट थे। अब जैसे हमारे प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनके भी अपना राम थे जो उनके लॉर्ड हैं, तो उसको वो लोग मानते हैं। तो सबसे पहले अध्यात्म मुद्दा तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले वो भी प्लस पॉइंट है उनके लिए, बीजेपी के लिए। उस पर वोट ले रही है बीजेपी ने मंदिर बनाया है, तो उसमें कुछ हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए जी। और जहां तक मथुरा का सवाल है, मथुरा में भी उनका है। अब ये देखना है कि किस तरह से कितना इकट्ठा हो पाते हैं ये वोट्स। बिल्कुल, लेकिन जब हम पिछले इलेक्शन की बात करते हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हम देखते हैं कि बीजेपी की बहुत अच्छी रही है। 40% से ज्यादा की वोटिंग जो है उन सीटों पर मिली है बीजेपी को जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। नहीं, पिछली बार देखिए, पिछली बार जो है वो लोग मोदी साहब से मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने सीधा वोट दिया इन बल्क और इन ब्लॉक वोट पड़ा और दूसरी कास्टों का वोट डिवाइड हो गया। वो तो क्लियर कट बात थी और अभी भी यही होने वाला है। ये जो दूसरे लोग हैं, जैसे ओवैसी ने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, आपने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, आप देखिए समाजवादी ने कर दी, बहुजन समाज ने कर दी, कांग्रेस ने कर दी, कुछ एक आध इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये जब लड़ेंगे इतने लोग, तो कितने परसेंटेज वोट होगा? आपको याद होगा, शायद आप डाटा देखिएगा कि 36 और 40% पे कांग्रेस ने राज किया था इतने सालों। तो ये भी अगर ले आते हैं तो 40 से 42% तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाकी तो सब वोट बढ़ गए ना। कोई मेजॉरिटी में होगा ही नहीं। जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है एज पर रूल, उसको बुलाता है गवर्नर, उनका सीएम होता है और उनके एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर। ये है बात। सवाल इस बात का यहाँ पे आकर रुक जाता है, या तो मुत्तहिद हो, एक जगह रहें, और वो रहने वाले हैं नहीं, सब डिवाइड होंगे। अब हर आदमी अपनी अपनी बात करता है, पहली गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन इस वक्त किसको क्या मिल रहा है वो देखने वाला है। और जातिवाद का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो आप नहीं हटा सकते। वहीं जब हम अमीन साहब बात करते हैं कि AIMIM हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, तो इन पार्टियों का क्या रोल रहता है यूपी के पॉलिटिक्स में, और इस वक्त क्या ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? कंट्रीब्यूट नहीं, ये इस तरह की कम्युनल बातें करते हैं। कोई तो करता है बिल्कुल कास्टिज्म वाली बात कर देता है, कोई किसी तरह की बात करता है। आम आदमी अपना पार्टी करती है कि मैं उसको फ्री दे दूंगी, ये चीज फ्री दे दूंगा, ये चीज फ्री दे दूंगा, ये चीज, हर चीज वो फ्री दे देंगे, तो कुछ लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो अब ये लालच और बहकावा जब तक हिंदुस्तान में रहेगा, बिना पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहेंगे। जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी में ज्यादातर आप देखिए कि लोग अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सेंटिमेंट दिया जाता है। ये सेंटिमेंट दिया जाता है कि देखिए ये बीजेपी पार्टी आएगी तो हमको मार देगी और ये करेगी वो करेगी, दुनिया भर की बातें। तो इसी तरीके से देख लीजिए, आप उसमें कोई कहने की बात नहीं है, तो आया है, हर तरीके से आया है। तो जब इस तरह के मुद्दे उछालेंगे ये लोग, ओवैसी जैसे लोग आकर यहाँ पर, तो ये हाल यही होने वाला है। इन्होंने यही किया बिहार में जी। तो ये बता दें कि जब हम मुस्लिम तबके की बात करते हैं, मुस्लिम वोट की बात करते हैं, तो क्योंकि फिर आखिरकार ये बात पहुंच जाती है कि सीएम कौन होगा, सीएम के तौर पर किसको देखेंगे? क्या योगी को देख पाएंगे या फिर अखिलेश यादव को चाहेंगे आए? अमीन साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? अमीन साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि क्योंकि अक्सर वोटरान इस तरह से भी वोट अपना कास्ट करते हैं कि आखिरकार हमारा सीएम कौन होगा, तो सीएम चेहरा कौन है ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस बुनियाद पर भी लोग वोट देते हैं कि कौन
हुकूमत करेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज? अभी आ तो जाओ, लाइट हो जाने दो पहले, मैं दे दूंगा जल्दी। रोहित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी रोहित, गाजियाबाद में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज? जी बिल्कुल, जो गाजियाबाद में अभी तक 32% मतदान पड़ा है। इस समय गाजियाबाद की शहरी सीट पर मौजूद है और सभी विधानसभाओं पे लगातार वोटिंग पड़ रही है। 11 बजे तक जो आंकड़ा था वह 19% था और अब 32% हुआ है 1 बजे के बाद। तो लोगों में उत्साह है वोट डालने को लेकर। और जो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। उससे पहले जनरल वीके सिंह ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। गाजियाबाद की शहरी सीट पर हम मौजूद है, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है? देखिए, हम विकास के मुद्दों को लेकर और जो प्रदेश में तरक्की आई है उसके मुद्दों को लेकर हम वोट डाल रहे हैं और हम भाजपा को वोट कर रहे हैं। माननीय अतुल जी दोबारा से यहाँ से विधायक बने और जो गाजियाबाद के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, रैपिड रेल का है या हाईवेज हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपना वोट कर रहे हैं। 2017 में भी आपके सांसद, आपके विधायक थे और मंत्री बने हैं प्रदेश में। इस बार कितनी वोटों से जीत रहे हैं? इस बार 1 लाख से ऊपर वोटों से अतुल गर्ग जी जीतेंगे और दोबारा मंत्री पद मिलेगा उनको। देखिए, 2017 में भाजपा से जीत के प्रदेश स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पहुंचे। हम और जनों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या जहन में चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है? मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन गाजियाबाद की जनता इस बार कैंडिडेट को चुन रही है। हमारा वोट कैंडिडेट को है, मुद्दे को नहीं है। गाजियाबाद में पिछली बार 70,000 काफी लंबा आंकड़ा था जिससे विजयी होकर निकले थे। इस बार ये आंकड़ा कितना रहने वाला? यह टक्कर है, क्योंकि किसानों के भी बहुत मुद्दे रहे और देखा गया लाइन पार के पास कि काफी विरोध भी किया गया मंत्री जी का। मुझे इतना पता है कि गाजियाबाद में कैंडिडेट को देखा जा रहा है सदर सीट पर, क्योंकि यहाँ पर राज्य मंत्री रह चुके हैं अतुल गर्ग, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर कैंडिडेट को चुना जा रहा है और शहर में आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही बनेगी। ये डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ। रोहित, तो रोहित ये पूछ दे कि अगर अतुल गर्ग ने कुछ भी नहीं किया और कैंडिडेट को देखकर वोट डाले जा रहे हैं, तो क्यों ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे? क्या ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी ही चाहिए पर कैंडिडेट गाजियाबाद में कोई और? वोट हमारा अतुल गर्ग को नहीं, कैंडिडेट को है। या सीएम योगी ही चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन वोट हमारा जो है इस बार कैंडिडेट को गया है, ना कि अतुल गर्ग को गया है। हम महिलाओं से भी बात करते हैं। आइए, बहुत नारी सुरक्षा को लेकर भी बात की जा रही है। पूर्व पार्षद भी हैं आप, क्या मन में चल रहा है, क्या जहन है और किस मुद्दों पे वोट की जा रही है? भैया क्या बात है, पर्ची बनी हमें 32 साल से वोट इस मुद्दे पे करी जा रही। एक तो महिला सुरक्षित है इस सरकार में। 5 साल की सरकार में आपने कोई भी ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें कि महिलाओं सुरक्षित ना हो। इसलिए हम तो योगी जी के साथ हैं और हम योगी जी की सरकार ही चाहेंगे। जो आपके उम्मीदवार हैं? हमारे उम्मीदवार अतुल गर्ग जी हमारे हैं, हम उन्हीं के साथ हैं और हम अतुल गर्ग जी को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं और वो जीतेंगे भी, भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आइए, आप काफी राजनीति करते हैं, पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग तो कुछ के भी कह रहे हैं कि अतुल गर्ग ने काम तो किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोधियों की एक तरह की साजिश होती है। चुनाव चलता तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन यकीनन आप सारे बूथों पर जाइए और भाजपा का बूथ देखिए आप जाकर, जहाँ भाजपा के लोग बैठे हैं, और बाकी दूसरे लोगों के बूथ देखिए। ये चुनाव विकास का नहीं है, विकास की जरूरत इस शहर को नहीं है। ऐतिहासिक विकास इस शहर का पिछले 15-20 साल में हमारे नगर निगम ने भी किया और हमारे मंत्रीगणों ने भी किया। सवाल है सुरक्षा का, नारी सुरक्षा का सवाल है। गुंडे जो जेलों में बंद कराए माननीय योगी जी ने, वो अगर अब जेल से बाहर निकल कर आएंगे सपा की सरकार में, तो क्या हालात प्रदेश के होंगे, ये समझने की जरूरत है। अभी 32% मतदान हुआ है, तो अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर क्या कहना? इसके लिए हमारी टीम बराबर लगी हुई है और ये मतदान हम कम से कम 70% तक कराने के प्रयास। विकास मुद्दा नहीं है, 10 से 15 साल विकास हुआ है, तो जिन्होंने किया है उन्हीं को लाना चाहिए। ये विकास का मुद्दा छोड़कर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के अगर बात उठ रही है, तो क्या 5 साल में सुरक्षा को लेकर के फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी है कि सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है?
जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि विकास कोई मुद्दा ही नहीं है, इधर आइए, विकास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो 5 साल में ऐसी सुरक्षा मिल नहीं रही थी क्या 5 साल में? 5 साल अगर 2017 को आप देखो तो अकेले समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की 10 साल सरकार रही 17 से पहले 11,000 बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और 1300 दंगे इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में हुए हैं। हमारी सरकार बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर तशद्दुद मामले के हवाले से ये बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लखीमपुर का ये पूरा मामला है जहां पर 4 किसान को हलाक किया गया था। इसमें मुलव्विस आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लखीमपुर में किसान एहतजाज कर रहे थे और इस बीच जीप से रौंदा गया। 4 किसान जिसमें हलाक हुए, एक जर्नलिस्ट भी शामिल, 2 बीजेपी के कारकुन भी। इस मामले में मुलजिम पाए जाने वाले जिनका नाम सामने आया आशीष मिश्रा, उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे हैं, जमानत हाईकोर्ट ने दे दी है। तो लखीमपुर मामले को लेकर के भी ऑपोजिशन योगी सरकार को निशाना बनाती आ रही है कि किस तरह से लखीमपुर का मामला पेश आया। आशीष मिश्रा का नाम, आशीष मिश्रा की गाड़ी जिस तरह से किसानों को जो कि एहतजाज कर रहे थे, सड़क पर रास्ते में चल रहे थे, उनको रौंदा गया। मरकजी वजीर अजय मिश्रा का भी इसमें नाम आया था। हालांकि ये मांग की जा रही थी कि अजय मिश्रा जो है मुस्तफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशीष मिश्रा को आपको बता दें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तो एक बड़ी राहत आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा के लिए। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से लखीमपुर में भी किसान एहतजाज कर रहे थे, तो लखीमपुर का मामला पेश आया जिसमें 4 किसान हलाक हुए, एक जर्नलिस्ट, साथ ही साथ 2 बीजेपी कारकुन और एक ड्राइवर भी इस मामले में हलाक हुए। एक्यूज्ड आशीष मिश्रा, हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर ही आपको बता दें, एक तो साल भर से ज्यादा अरसे तक चल रहे किसान आंदोलन और लखीमपुर मामले को लेकर के किसान काफी नाराज है, जाट काफी नाराज है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ही जाट और किसान बीजेपी से खफा है। ऐसे में बीजेपी ने भी कोशिश की कि किसानों को मनाया जाए। वहीं आपको बता दें, आशीष मिश्रा के लिए अच्छी खबर, आशीष मिश्रा को राहत मिली है। हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। आज के दिन जबकि पहले फेज के तहत वोटिंग हो रही है और वेस्टर्न यूपी में जहां पर जाट किसान डोमिनेटिंग है, वोट डालने जा रहे हैं, ऐसे में आशीष मिश्रा को आज ही के दिन जमानत मिली है। तो जहां एक तरफ किसान इस पूरे मामले को लेकर के, लखीमपुर मामले को लेकर के नाराज है। ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा जो है अपना ओहदा छोड़ दें, मुस्तफी हो जाएं, लेकिन इस तरह की कोई मांग बीजेपी की जानिब से पूरी नहीं हुई। आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है।
किसान तंजीमों के अगर हम बात करें तो किसान तंजीमें लगातार लोगों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह किसानों का एहतजाज चला, साल भर तक एहतजाज चला और क्या कुछ मामला पेश आए। 700 के करीब आपको बता दें, एक साल से लंबे अरसे तक चले किसान आंदोलन में 700 के करीब किसान हलाक हुए। तो इन तमाम तर मुद्दे जो है, राकेश टिकैत की बात करें या दीगर किसान लीडरों की हम बात करें, इन मुद्दों को लेकर के लोगों तक पहुंचे और याद दिलाया कि क्या कुछ मुद्दे हैं किसानों के। नाराज है किसान लीडरान, सरकार से, बीजेपी से काफी नाराज है और जाट लीडरान को मनाने की कोशिश भी हुई। अमित शाह पहुंचे भी, जाट लीडरान से मुलाकात की, लेकिन तब जब चुनाव करीब आए, जब चुनाव नजदीक थे, तब किसानों को मनाने की कोशिश हुई और इसी बात से नाराज, इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आए किसान तंजीमों के जो लीडरान है। वो इस बात से कुछ ज्यादा इंप्रेस होते हुए नहीं दिखाई दिए, कन्विंस नहीं हुए। यही वजह है कि राकेश टिकैत को भी हमने देखा, फील्ड में देखा उनको, और वो सपा और आरएलडी अलायंस की तरफ ज्यादा झुकाव में दिखाई दिए। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आशीष मिश्रा को जमानत मिली है हाई कोर्ट से आज के दिन, जब पहले फेज के तहत वोटिंग हो रही है। जाट किसान का एक बड़ा फैक्टर है, आज के दिन आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाती है। तारिक कमर से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ऋषभ मनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, बड़ी राहत है आशीष मिश्रा के लिए। जी ऋषभ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। तो एक बड़ी राहत अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने आशीष मिश्रा और मोनू को 4 किसानों की हत्या के मामले में जमानत दे दी है। 3 अक्टूबर की वो घटना सबको जरूर याद होगी, जब आरोप लगा था आशीष मिश्रा पर कि उन्होंने अपनी थार जीप से कुचल कर 4 किसानों को मार दिया था और मुकदमा दर्ज होता है 3 अक्टूबर को ही और उसके 3 दिन बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी होती है। इस मामले की अदालती जांच होती है और इसके बाद से आशीष मिश्रा लगातार जेल में थे और अभी 10 दिन पहले ही उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और आज इस जमानत याचिका पर जस्टिस राजीव सिंह ने फैसला सुनाया और आशीष मिश्रा उस मोनू को जमानत दे दी है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार इस घटना को मुद्दा बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए और बीच चुनाव, जब पहले चरण का चुनाव है, इसी बीच जमानत मिल रही है। जी देखना होगा विपक्षी दल इसको किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल, और ये भी बता दें ऋषभ की जमानत तो मिल गई है, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा काफी ज्यादा दर्देसर बन गया था। क्या ये मुद्दा, क्या अब आज के दिन आशीष मिश्रा को जमानत मिलना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि किसानों को एक बार फिर लखीमपुर सामने याद आ जाएगा, तशद्दुद याद आ जाएगा। ऐसे में आशीष मिश्रा को जमानत मिलना शायद किसान तंजीमों के लीडरों को पसंद ना आए। देखिए जाहिर सी बात है, जब हाईकोर्ट ने इसको जमानत दी है तो तमाम उनके गुण दोष के आधार पर ही दी है। जमानत अभी उसका डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, तमाम उसमें शर्तें भी लगाई गई होंगी कि वो किसी गवाह के साथ उनको धमकाएंगे नहीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे मियां तक वो देश को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे तमाम जो कंडीशंस लगाई गई होंगी उसके साथ ही उनको बेल दी गई होगी। अब ये बात बिल्कुल सही है, विपक्षी दल जितने भी होंगे वो इस बात को जरूर निशाना बनाएंगे कि इस वक्त उनको बेल दी गई है, वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं कर सकते और जाहिर सी बात है उसको किसानों के लिए एक इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाएगा कि
थोड़ा सा ये किसान विरोधी हो सकता है या कुछ लोग भड़काने की कोशिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका। तो लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर के आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें, मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जिनको हाईकोर्ट ने लखीमपुर मामले को लेकर के जमानत दे दी है। अब ऑपोजिशन पार्टियां इस मामले को किस तरह से हवा देती हैं और साथ ही साथ किसान तंजीमें किस तरह से इस मामले को देखती हैं, ये देखने वाली बात होगी और इसका असर आने वाले फेजेस पर क्या कुछ पड़ सकता है वो भी देखना होगा। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियों ने जिस तरह से लखीमपुर का पूरा मामला बीजेपी के खिलाफ तनकीद का मामला बनाया था और इस मामले को लेकर के बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था लगातार। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, मेरठ में इस वक्त क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज? जी देखिए, 1 बजे तक जो है वो 34% वोट पड़ा था और सबसे ज्यादा 37% वोट जो है मेरठ साउथ सीट पर जो है वो पड़ा है और इसी तरह से 29%, 30% और 34% का एवरेज इन 7 असेंबली सीटों में है। अगर हम बात करें 9 बजे के बाद की, तो 9 बजे तक जो परसेंट आया था 9-10%, उससे अब तेजी आई है क्योंकि पोलिंग सेंटर्स पर जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि ऐसे ही शहर असेंबली हल्के के एक पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, फतेहुल्लापुर रोड पर। ये अहमदनगर है, वहां का ये पोलिंग सेंटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। कुछ जगह पर कुछ बदनज़मी भी नजर आई है, देखी गई है। कई लोग ऐसे भी यहाँ पर मिले जिनके वोट जो हैं वो लिस्ट में उनका नाम भी था, उनके पास पर्ची भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका वोट नहीं पड़ पाए। अभी क्या प्रॉब्लम आई थी? आप बता रहे थे कि कुछ दिक्कतें आई हैं। सर, उसमें ये दिक्कत आई थी, अभी हमारा भांजा और भांजी वो वोट डालने के लिए आए थे और जैसे वो डालने के लिए अंदर गए वो बोले कि इनकी वोट डल चुकी है और उन पर आईडी भी है। अब वो दोबारा आईडी लेने के लिए गए हैं उसको सिद्ध करने के लिए कि वोट डाली नहीं डाली इन्होंने, बाकी उन्होंने वो वोट डाली नहीं है। अब वो अंदर अधिकारियों को दिखाएंगे सर, उसके बाद जैसे होगा वो उसमें देखेंगे। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि लोगों का शिकायत है वोटर्स की, वो अपने जो है बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उनका वोट पहले ही कास्ट हो चुका है, जबकि उनके पास लिस्ट में भी उनका नाम है, पर्ची भी उनके पास है जो इलेक्शन कमीशन से जारी होती है और आईडी कार्ड भी उनके पास मौजूद है, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनका वोट कास्ट हो गया था। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो सेंटर के यहाँ पे इंचार्ज हैं वो क्या करते हैं, 5 बजे के बाद उनको बोला गया है कि आप जो है इसका जो आपका मामला है इसको हम देखेंगे। फिलहाल अभी उनका वोट क्योंकि पड़ चुका है और वो वोट नहीं कर पाए हैं। देखें हम यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से तादाद है लोगों की और बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है अभी और ये बाहर तक है। हम जो स्कूल है जहाँ पे ये सेंटर बनाया गया है हम उसके अंदर हैं और लाइन जो है ये बाहर तक लगी हुई है। क्या लोगों की उम्मीद है, किस उम्मीद के साथ जो है वोट डाल रहे हैं और क्या आपके मुद्दे रहे? हमारे तो मुद्दे है वोट डालने, अगले को जिताना है, साइकिल चलेगी खूब। वो जिसको भी आप जिताएं, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे आपके शहर के? क्या मुद्दे? क्या हमारे शहर में काम कराओ, काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। जो जीते कोई भी सरकार आवे खूब काम होना चाहिए, तो काम ही नहीं होता। तो आपका जो समाजवादी के ही थे, पहली बार भी जो आपके एमएलए रहे हैं वो भी समाजवादी के रहे हैं, 5 साल रहे, उनको मौका मिला, उन्होंने कुछ काम क्या नहीं कराया? काम कराया जो उनके बस की था वो कराया, बाकी सरकार किसी और की है, एमएलए कोई और है, ऐसे काम कहाँ होता है? सरकार बने जब कुछ होगा। सरकार बनेगी तब काम होगा, ये कहना है वोटर्स का और यही सोचकर इस बार बहुत से लोग जो हैं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।
हालांकि देखा जाए तो मेरठ असेंबली की 7 सीटें जो हैं उनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा था और एक शहर सीट जो थी वही सिर्फ समाजवादी जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हर सीट पर लड़ाई है। कोई सीट ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सियासी पार्टी जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करके वोटर्स की और उसको जीत जाएगी। सारी सीट पे फाइट नजर आ रही है। हस्तिनापुर हम असेंबली सीट की बात करें तो वहां पर राज्य मंत्री जो दिनेश खटीक हैं वो इस बार दोबारा उनको पार्टी ने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया है। उनकी भी किस्मत दांव पर है। आज 6 बजे तक जब वोटिंग कंप्लीट होगी और वोटिंग मशीन बंद होंगी तो उनकी किस्मत का भी फैसला जो है 10 मार्च को होगा। और 80 जो उम्मीदवार और हैं जिन लोगों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस मुकाबले में हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला होगा। यही कहा जा सकता है कि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो ये एक खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए और उस जमहूरियत के लिए कि जहां लोग अब अपने वोट की अहमियत समझकर बाहर निकल रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी 1 बजे तक 34% वोटिंग हुई है जो हमें इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े मिले हैं। 6 बजे तक वोटिंग परसेंट क्या रहता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी लोगों में जोश व खरोश नजर आ रहा है। जितने भी पोलिंग सेंटर्स पर और बूथ पर हम गए हैं वहां पर लंबी तादाद जो है वोटर्स की लगी है। और खास बात ये रही है कि सुबह मौसम खराब था, कोहरा भी था और उस वक्त बहुत कम तादाद में वोटर्स जो है बूथ पर पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकला है और अब धूप है तो बड़ी तादाद में जो है वोटर्स निकल रहे हैं, पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तंजीर, वहाँ और भी लोग, कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके, क्या कैंडिडेट देखकर वो वोट कर रहे हैं या फिर सीएम का चेहरा कौन होगा उसको देखकर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत से नौजवान वोटर्स भी हैं और बहुत से ऐसे भी होंगे जो पहली बार वोट कर रहे हैं। लेकिन जो भी नौजवान हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहता है। गुज़िश्ता 3 सालों में जिस तरह से कोरोना के हालात बने हैं और रोजगार गया है, अगर हम इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर कारोबारी तबका, क्योंकि मेरठ कारोबारियों का शहर कहा जाता है और कारोबारी तबका बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग कारोबार से बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। खासतौर पर कपड़े का कारोबार है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का कारोबार है, कैंची का कारोबार है और लाखों की तादाद में जो है यहाँ पर कामगार हैं जो इन कारोबार से जुड़े हुए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि रोजगार की हालत बेहतर हो। क्या मुद्दे होंगे आपके? आप एक नौजवान हैं और क्या सोचते हैं अपनी सरकार को लेकर, किस तरह का कैंडिडेट हो, किस तरह का? बता दो मेरा, बता दो। बीजेपी ठीक है। रफीक नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपके अपने मुद्दे क्या हैं? क्या सोच के आए हो कि क्या शहर में होना चाहिए? आपकी असेंबली सीट पे क्या चीजें आपको लगती हैं कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट जिसको वोट कर रहे हो उसको कराना चाहिए? रफीक अंसारी। क्या काम कराना चाहिए आपको? क्या लगता है आपके इलाके में कि किस तरह से जो है काम हुआ है या नहीं हुआ इन 5 सालों में और अब क्या जरूरत आपको? देखो, सबको अपना अधिकार है, बोलने का अधिकार है। हम बुनकर समाज के लोग हैं, हम भी चाहते हैं हम नीचे से उठ के ऊपर जाए। अब हमारा अधिकार है, हमारा दिल जानता है हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। नहीं, आप किसी को भी वोट दीजिए, वो तो आपका हक है और ये गोपनीय भी रहता है चीजें, वो हम नहीं पूछते। लेकिन आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं या पार्टी को, कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, ये चीजें क्या चाहते हैं? हम तो अपने दिल को वोट देख के वोट दे रहे हैं और पार्टी को वोट दे रहे हैं जी। पार्टी की अहमियत ज्यादा है कैंडिडेट की? पार्टी की ज्यादा है। अच्छा जी। आप चाहते हैं कि जिसको कैंडिडेट को आप दे रहे हैं वो उसको ज्यादा नहीं देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं कि जिसकी हुकूमत बने। जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट दे रहे तो कैंडिडेट की अहमियत ही उसकी ज्यादा हो गई। जब हम पार्टी को देख रहे हैं तो कैंडिडेट भी ज्यादा हो गया। यही सर। बहुत से लोग पार्टी भी देख के वोट कर रहे हैं, उनके लिए कैंडिडेट की उतनी अहमियत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको जो अपने इलाके में कैंडिडेट को भी देखते हैं कि किस तरह का कैंडिडेट है। और अभी क्या आपको लगता है कारोबार कैसा है आपके क्षेत्र में? कारोबार अभी हमारे यहाँ मंदा है, इतना बढ़िया नहीं है। खैर देखते हैं क्या कारोबार का अब स्थिति पर बनती है हमारे।
यहाँ पर। वैसे तो अगर जो अखिलेश जी ने हमारे इन्हें अंसारियों को उन्होंने छूट दे रखी थी, अब इन्होंने जो है सारे काम बंद कर रखे हैं, तो स्लो चल रहा है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो है इशू रहा है लाइट का, फ्लैट रेट पे बिजली मिले, क्योंकि बुनकरों का सबसे बड़ी वो ये सबसे मसला क्या जी। अभी इस सरकार में क्या हुआ, लाइट का क्या रहा? सबके बिजली के बिल आने लगे थे महंगे महंगे, अब वो अपने हिसाब से दे रहे थे। वो जो हमारे पर्ची बनी हुई है उनका नहीं मसला चल रहा था, उनका आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब देखते हैं क्या होता है। पिछली समाजवादी सरकार थी तो उसने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पे बिजली की थी, उससे आपके कारोबार को बहुत फायदा मिला था क्या? जी, फायदा हो रहा था उससे। अब आप क्या मांग करेंगे अगर सरकार बन जाती है जिसकी भी, उसके लिए क्या? तो फिर हमारा तो मसला चलता रहेगा ना, सही, ये कारोबार का, बुनकरों का, बात ये है। और आपके इलाके की क्या समस्या है? सड़क, पानी, बिजली या इस तरह से कुछ काम हुआ इन 5 सालों में या फिर नजरअंदाज किया गया? सड़क बनी है वैसे 23 नंबर तक हमारे यहाँ सड़क बनी है अमन नगर से, सही चल रहा था काम अभी तक तो। और देखते हैं आगे सरकार आती है तो क्या होता है, और बढ़िया हुआ विकास। सरकार आती है तो उम्मीदें हैं कि जिसको वोट कर रहे हैं ये कैंडिडेट को, अगर उसकी सरकार बन जाती है तो इनके जो मुद्दे हैं अपने उसको हल करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या सोच कर आए? मुद्दे हैं कुछ आपके अपने? नहीं जी, मेरे पास कोई मुद्दा। अच्छा, वोट करने आ गए, क्या कहेंगे? क्या पार्टी देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं? पार्टी जी। और आपके इलाके में पिछली बार क्या वोटिंग परसेंटेज कुछ कम था, अब इस बार क्या हाल है? लग रहा है ज्यादा होगा, क्या होगा, क्या उम्मीद लगती है? इस बार ज्यादा होगा जी। तंजीर, क्या वजह है इसकी कि पार्टी देखकर वोट दिया जा रहा है, कैंडिडेट देखकर नहीं? क्योंकि इस इलाके में कैंडिडेट ही आगे चलकर जो चुने जाएंगे वो काम करेंगे, तो क्या काम होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बल्कि पार्टी कौन सी होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है? जी बिल्कुल मिर्जा, देखिए जिस तरह से हमने लोगों से बात की है, साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि यहाँ पर शहर सीट पर जो एमएलए हैं रफीक अंसारी, वो 2017 में तब जीते कि जबकि बीजेपी की लहर थी। और काम की अगर बात की जाए तो कुछ काम हुए हैं, तरक्याती काम, कहीं पर सड़क ठीक हुई है, कुछ पानी का काम हुआ है, लेकिन उतना काम वो खुद इस बात को कहते हैं। जब हमने उनसे पूछा था उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी और इसलिए हम उस तरह से अपनी बात को उठाते तो थे, लेकिन जो मत पहुंचनी चाहिए थी, जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसकी वजह से काम नहीं करा पाए। हालांकि उनकी विधायक निधि जो थी उससे वो काम करा सकते थे और उन्होंने थोड़ा काम को इलाकों में कराया भी, लेकिन वो जितना चाहते थे कि स्कूल की तामीर, यहाँ पर एक हॉस्पिटल की थी, क्योंकि पिछली बार एक गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पर बना था, वो समाजवादी हुकूमत में ही बना था, जहाँ पर कमेला था उसको हटा के वहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाया गया और वो वाहिद गर्ल्स इंटर कॉलेज है यहाँ पे। और उसके अलावा और कोई इस तरह का बच्चियों के लिए या लड़कों के लिए कोई इस तरह का गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। तो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट बनेगी तो कॉलेज तामीर होगा, और वहां पे एक हॉस्पिटल की भी संगे बुनियाद रखी थी आजम खान ने, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। उसके बाद इलेक्शन आए और सरकार चली गई थी। तो जो रुके हुए काम है, इनको ये उम्मीद है कि वो रुके हुए काम अगर सरकार आती है, जैसा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई समाजवादी को वोट करता है, कोई बीजेपी को, कोई बीएसपी को, उनकी अपनी पार्टी से ये उम्मीद रहती है कि अगर एमएलए है और उसको हम जिताते हैं और उसी पार्टी की सरकार भी बन जाती है तो ये बेहतर होता है, तरक्याती काम की रफ्तार बढ़ जाती है। बिल्कुल।